हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अविराज आईएएस। और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कुछ विद्रोह के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग अगला विद्रोह पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये झारखंड में बहुत ही प्लान्ड वे में हुआ था, सुसंगठित रूप से हुआ था ये विद्रोह। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, किस किस परिस्थितियों में ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो झारखंड में आपके संथाल परगना के क्षेत्र में रहते हैं और भागलपुर से लेके जो राजमहल का पूरा पहाड़ी रेंज है उस एरिया में रहते थे। तो अंग्रेज़ों के समय में इसको दामिने कोह बोला गया था, इसी एरिया में उनको बसाया गया था। और जो संथाल थे वो अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाल थे। पहले पूरा उनका सिस्टम था रहने का, वो अपना खेती का तरीका था उनका जंगल पे निर्भर करते थे, झूम कृषि करते थे, ज़मीन से उनका जुड़ाव था। तो ज़मीन के ऊपर उनका सिर्फ जो है डिपेंडेंसी सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं था कि खेती करते हैं इसी वजह से डिपेंड है। ज़मीन जो है उनको अपना पूर्वजों का भी याद दिलाता था, मतलब ज़मीन को देख के उनका पूर्वजों का याद आता था, तो उससे जुड़ाव महसूस करते थे अपने पूर्वजों के साथ ज़मीन को देखने के बाद। उनका अपना पंचायत व्यवस्था था, शासन व्यवस्था था, जिससे वो अपना सामाजिक हितों की रक्षा करते थे, अपने समाज के लोगों की हितों की रक्षा करते थे। धार्मिक अनुष्ठान करने का भी उनका एक प्रॉपर वे था, जिसमें वो लोग पाहन और नायके का चुनाव करते थे जो उनको पूजा पाठ में उनकी मदद करते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का झारखंड में एंट्री हुआ और इस क्षेत्र में वो विशेष करके जब आए तो फिर इनका जो शांतिपूर्ण जीवन था ना उसको तबाह करके रख दिया अंग्रेज़ों ने। जो संथाल जो पहले अपना खुशहाल वे में रह रहे थे उनको बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया गया अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो क्या किया गया, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ आने के बाद ज़मींदार जो थे यहाँ के लोकल उसको पद दिया और उसको पावर दे दिया कि आप इसके साथ संथालों से आप टैक्स वसूली कर सकते हैं, लगान वसूली कर सकते हैं। तो जमींदार को जब ये हक दे दिया अंग्रेज़ों ने तो वो भी क्या करने लगे, संथालों से फिर टैक्स वसूली वगैरह करने लगे, कर वसूली करने लगे। उनके द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इनके झूम कृषि जो थी, झूम कृषि समझ रहे हैं कि स्थानांतरित रूप से जो खेती करते हैं, एक स्थान पे खेती किए फिर मूव कर गए दूसरी जगह पे, वहाँ पे फिर खेती किए, तो उस चीज़ पे अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी। ठीक है, फिर इनसे जो लगान वसूला जाता था, अगर ये लोग लगान को चुकाने में असमर्थ रहे तो अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया जाता था, इसकी ज़मीनों को कब्जा किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था, जिनसे इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने लगा, इनकी ज़मीनें छीन जाने लगी। तो संथाल क्या करते थे इसके बाद, जो कर चुकाने के लिए अपना ऋण लेने के लिए साहूकारों और महाजनों के पास पहुंचते थे। लेकिन साहूकार और महाजन भी क्या थे कि वो इनका उल्टा शोषण ही करते थे। अगर ये समय पर नहीं चुका पाते थे तो क्या करते थे, साहूकार इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, इवन इनकी बहन बेटियों के साथ भी गलत बर्ताव करते थे अगर ये उनको वापस चुकाने में असमर्थ रहते थे तो। क्यों ऐसा था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ही ये लोग उपकरण थे। जितने भी थे, न्यायालय बोलिए, पुलिस बोलिए, या फिर जो साहूकार महाजन थे, वो लोग सब क्या थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ही उपकरण थे। क्योंकि उनको ब्रिटिश सरकार ने ही तो उनको पद पे बैठाया था, उनको वो पावर दिया था, तो उन्होंने अपना हित देख रहे थे, संथालों का हित से उनको क्या लेना देना था। तो यहाँ तक तो हो रहा था शोषण जो हो रहा था, लेकिन इसके बाद एक सिचुएशन आती है जब अंग्रेज़ों का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, रेल परियोजना था एक। वो रेल परियोजना था आपका भागलपुर से लेके बर्दवान। भागलपुर जो अभी प्रेजेंट में आपका बिहार में है और बर्दवान जो अभी वेस्ट बंगाल में आता है। तो भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल लाइन बिछाने का काम हो रहा था और उस रेल लाइन बिछाने के क्रम में जो मजदूरी करवाई गई वो संथालों के द्वारा करवाई गई। और मजदूरी तो करवाई गई लेकिन उनको बेगारी करवाई गई। देख रहे हैं बेगारी, बेगारी क्या होता है, बेगारी होता है कि अगर आपसे कोई मेहनत करवाया जाए, आपको मजदूरी करवाई जाए और उसके बदले में आपको उसका पगार या उसका मेहनताना नहीं दिया जाता है, मतलब सिर्फ खटाया जाता है और पैसा नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं बेगारी।
तो ये संथालों के जब इतना शोषण होने लगा तो ये शोषण का चरम सीमा पार हो गया। मतलब वो काम करवाते थे, रेलवे ट्रैक का बिछाने का काम, मजदूरी करवाते थे और उनको सही से भोजन तक नहीं देते थे। समझ लीजिए कि उनको ना पैसा देते थे ना भोजन देते थे, और काम करवाने के बदले में उनको चाबुक से पीटते थे तब काम करवाते थे। तो जब इतना लेवल में शोषण होने लगा तो समझिए कि शोषण का चरम सीमा पार हो गया। अब पेशेंस जवाब देने लगा इन लोगों का। उसके बाद साहूकार जो थे इतना ही पे नहीं रुकते थे, वो लोग चोरी का झूठा इल्जाम भी लगा देते थे इनके ऊपर कि चोरी कर लिया, फालतू का पैसा लेता था उधार, 500 रुपया लेता था, उसको 5000 बोल देता था क्योंकि ये लोग होते थे अनपढ़। तो उस चीज़ का ये लोग फायदा उठाते थे। तो साहूकार जो है एक बार चोरी का इल्जाम लगा के इसको गिरफ्तार करवा दिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक संथाल को पुलिस गिरफ्तार करने आई घर पर। तो गुस्सा में आकर के क्या किया उसने, उस दरोगा का ही हत्या कर दिया। तो दरोगा का जब हत्या किया उसने, तो इस चीज़ का जो है उसके समाज के लोगों ने भी समर्थन किया। इस साहसीपूर्ण काम था कि आप पुलिस को ही मार दिए, जो कि एक शुरुआत था कि पुलिस के अगेंस्ट में, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में काम करने का एक शुरुआत था। तो इस साहसीपूर्ण कार्य को जो है लोगों का समर्थन मिला, समाज का समर्थन मिला, और उसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा, संथालों में कॉन्फिडेंस बढ़ा और लोग यूनाइट होना शुरू हो गए। यूनाइट होते होते क्या हुआ कि ये एक विद्रोह का रूप लेता है। अब आगे चल करके यहाँ पे जब शुरुआत होता है एक दरोगा का हत्या से, और लोगों में एक मोटिवेशन जगता है, कॉन्फिडेंस जगता है कि हम भी कर सकते हैं, तब आता है डेट 30 जून। तब डेट आता है आपका 30 जून 1855। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन घोषणा पत्र जारी किया गया था संथालों के द्वारा, और इस दिन 400 गांवों से 6000 संथाल एक जगह पे जुटे थे। उस गांव का नाम था भगिनीडीह। भगिनीडीह गांव जो है अभी आपका साहिबगंज बढ़ेट में पड़ता है। तो 30 जून 1855 को यहाँ पे 6000 संथाल जुटे और एक स्वर में उन्होंने क्या किया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और इस डेट को आज भी यहाँ पे झारखंड में छुट्टी होती है, हूल दिवस और संथाल हूल के नाम से 30 जून को आज भी ये मनाया जाता है। तो ये जो विद्रोह था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो अंग्रेजों का जो राज है, विदेशी राज्य है, उसको, विदेशी राज को समाप्त करना, दीकुओं को भगाना। दीकू हैं बाहरी लोग जो वहाँ पे, उनके समाज में लोग बाहरी लोग आ गए थे, प्रशासन में लोग बाहरी लोग आ गए थे, उनको भगाना। और धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा से मतलब है कि अंग्रेजों के प्रभाव के बाद ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी शुरू हो गया था और ईसाई में जनजातियों का कन्वर्जन शुरू होने लग गया था। तो उस चीज़ को भी इसके आपका धर्म का रक्षा करने का बात कहा गया, उस चीज़ को लेकर के। तो इसका उद्देश्य था विदेशी राज को समाप्त करना, दीकुओं को भगाना और धर्म की रक्षा करना। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो, मजे की बात है कि सिधो, कान्हो, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, सगे भाई थे, और चारों मुर्मू थे, संथाल थे, मुर्मू थे। और इनकी 2 बहन फूलो और झानो, मतलब सोच लीजिए 4 भाई और 2 बहन एक साथ, एक ही परिवार के 6 लोग, और पूरे विद्रोह का नेतृत्व किए इन्होंने, सिधो, कान्हो, चांद और भैरव, और उनकी 2 बहनें फूलो और झानो। ठीक है। तो अभी जो 400 गांव से 6000 संथाल जुटे थे, धीरे धीरे इनके आह्वान के बाद 60,000 संथाल एक साथ जुट गए, 60,000, बिग नंबर। तो ये लोग जुटने लगे और उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जाकर के अटैक करने लगे जमींदारों के ऊपर, जिन्होंने इनका जमीन हड़पा हुआ था। तो जमीन हड़पा हुआ था उसके ऊपर अटैक किए, और उसके बाद जो है ये लोग जमीन के अपने दस्तावेज उसके घर में जला दिए। जो सरकारी कार्यालय थे वहाँ पे उसके दस्तावेजों को जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनकी गुलामी का प्रतीक था ना, वो जमीन जो था उसका गुलामी का प्रतीक बन चुका था, वो डॉक्यूमेंट्स जो था वो उसकी गुलामी का प्रतीक बन चुका था। इसलिए क्या किया उन्होंने, उसको जला देना ही उचित समझा। धीरे धीरे जो है ये संथाल परगना से फैलते हुए बंगाल साइड में बीरभूम, बांकुड़ा, फिर आपका झारखंड में हजारीबाग,
बिहार में मुंगेर, सिंहभूम, इस सब जगह तक फैल गया, व्यापक रूप ले लिया। 60,000 लोग, समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा है। तो धीरे धीरे ये विद्रोह का स्वरूप बड़ा होता जा रहा था। ये लोग क्या कर रहे थे, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाक ले जाने वाली गाड़ियाँ, सबको आग के हवाले करते चले जा रहे थे। खड़ी फसल को आग लगा दिया, अपना खेत में खड़ी फसल जो दूसरा कोई बोया है उसको आग लगा दिया। ठीक है, तो व्यापक रूप ले चुका था ये विद्रोह। तो इसके बाद अंग्रेज सरकार भी आई हरकत में और विद्रोह को दबाने का कोशिश करना शुरू किया। तो विद्रोह का दमन करने के लिए जो है जनरल बड़ो थे, उनके नेतृत्व में बड़ा फोर्स भेजा गया, 10 टुकड़ा फोर्स भेजा गया, 10 टुकड़ी सेना भेजी गई ब्रिटिश की। और 10 टुकड़ी सेना ने क्या किया, ये 15,000 संथालों का हत्या किया। बड़ा नंबर है ये भी, नरसंहार एक बोल सकते हैं कि 15,000 संथालों की हत्या की गई। अब सोच लीजिए 15,000 जब संथाल की हत्या हो जाएगी तो कितने घर, कितने परिवार, कितने गांव बर्बाद हो गए होंगे। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव के गांव तबाह हो गए। फिर आता है साल 1855। इसमें सीधो जो उनके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनको हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 1856 जो अगला साल है, इसमें उनके छोटे भाई कान्हो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। और दोनों ही नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार होने के बाद विद्रोह लगभग खत्म हो जाता है। ये विद्रोह नेतृत्वकर्ता ही नहीं रहे तो विद्रोह खत्म होने को आ गया। तो ये विद्रोह इतना व्यापक था ना, इतना पावरफुल था, इतना ज़्यादा इसमें संगठित रूप से इतने ज़्यादा लोगों ने, संथालों ने भाग लिया था कि इसको दबा तो भले दिया, लेकिन अंग्रेजों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि संथालों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। तो इसके बाद अंग्रेज सरकार ने भी संथालों के लिए किया कि उनकी जो जमीन हड़पी गई थी उसको वापस किया गया। संथाल परगना जो अभी देखते हैं एक जिला हुआ करता था पहले, संथालों के लिए एक संथाल परगना पूरा बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा उसी समय में बनाया गया। फिर आपका ये है आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये पढ़ते हैं हम लोग, ये जमीन से रिलेटेड कानून होता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया जिसमें आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। और चौथा कि अंग्रेजों और संथालों के बीच संवाद के लिए ग्राम प्रधान बनाया गया, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई गांव का आदमी अंग्रेज अफसर से जाके बात नहीं कर पाएगा, तो बीच में वार्तालाप को चलाने के लिए एक मीडियोकर इंसान चाहिए जो बीच में रहे, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करे। तो ऐसा इंसान को, ग्राम प्रधान को नियुक्त किया गया जो अंग्रेजों और संथालों के बीच में वार्तालाप को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से ये संथाल विद्रोह हुआ था और ये बहुत ही व्यापक रूप लिया और अंग्रेजों को भी इसके ऊपर सोचना पड़ा। और इसके नेतृत्वकर्ता सीधो कान्हो, चांद और भैरव, और उनकी 2 बहनें फूलो और झानो। तो ये था हमारा संथाल विद्रोह। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।